हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं संचार की, कम्युनिकेशन की। ये इसका पार्ट 1 होगा। संप्रेषण का सामान्य अर्थ है किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या संप्रेषित करना। हमारी दूसरे लोग के विचारों भावनाओं तक प्रत्यक्ष पहुंच नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं विचारों को पहुंचाने के लिए संदेश संप्रेषण पर ही निर्भर रहते हैं। हम जो भी कुछ सोचते हैं वो क्या है, वो भी एक संप्रेषण ही है। संप्रेषण को हम संदेशवाहन या संदेश भी कह सकते हैं। जन्म से ही मनुष्य संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने भाव प्रकट करता है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा हो रहा है, वो रो रहा होता है, तो वो किसी वजह से रो रहा होता है। वो क्या है, वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है, संप्रेषण ही होता है। मृत्यु तक संप्रेषण की महत्ता आवश्यकता बनी रहती है। जीवन में सामान्य जीवन में वार्तालाप को ही संप्रेषण का अच्छा उदाहरण मान सकते हैं। हम अपनी दैनिक जीवन में जिस किसी से भी जो भी वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, वो क्या है, वो भी संप्रेषण ही होता है। सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद करना पड़ता है, जिसमें हम विभिन्न सोर्सेज का उपयोग करते हैं, जैसे हम लिखित तरीके से बोलकर या शारीरिक मुद्रा द्वारा। तो ये सब क्या है, ये संप्रेषण ही करना होता है, यानी कि कम्युनिकेशन ही होता है। संप्रेषण का हमारे जीवन में शिक्षा, शैक्षिक, प्रशासनिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में भी महत्व होता है। हम अपने दैनिक जीवन को सरल, सफल बनाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के साथ उचित संप्रेषण करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, यही संप्रेषण कहलाता है। आगे बात करें, शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रेषण अंग्रेजी शब्द के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है, लैटिन भाषा के कम्युनियूस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, सामान्य बनाना, टू मेक कॉमन। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, सामान्य बनाना, टू मेक कॉमन। तो ये तो हमने बात की इसके अर्थ की। आगे बात करते हैं हम संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य और इसके कार्य क्या होते हैं। हम अपने आधुनिक समाज में आई सूचना क्रांति के मुख्य घटक जनसंपर्क साधन एवं सोशल मीडिया रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। लोग भौतिक और सामाजिक वास्तविकता से परिचित रहने के लिए संप्रेषण साधनों का प्रयोग करते हैं। प्रायः सफल लोग सफल संप्रेषण या संप्रेषक भी होते हैं। अब इसमें हम इनके मुख्य उद्देश्य और कार्यों की बात करते हैं। पहला है, सूचना स्वयं को अवगत रखने और निर्णय लेने के लिए सहायक होती है। किस तरीके से होती है, संप्रेषण के माध्यम से लोग अनिश्चितता को कम करना चाहते हैं। सूचना वास्तव में तथ्यों के बारे में प्रदान की गई जानकारी होती है, जो किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सहायक होती है। वर्तमान समाज में सूचना को शक्ति माना जाता है, यानी कि संप्रेषण के माध्यम से हम किसी सूचना या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सूचना का उद्देश्य और कार्य है। दूसरा है, शिक्षा और कक्षा के अनुदेश के लिए। तो शिक्षा और अधिगम किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। आपने देखा होगा, शिक्षा और हमारे जो लर्निंग होती है वो क्या है, वो जीवन भर चलती रहती है। संप्रेषण से हमें ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल प्रदान की जाती है, जो कि लोगों को सामाजिक जीवन में सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए सक्षम बनाते हैं। हम स्कूल जाते हैं शिक्षा के लिए, हम कुछ सीखते हैं, तो ये सब क्या है, ये हमें संप्रेषण का मतलब हमें किसी से बातचीत करने का ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल प्रदान करते हैं। तीसरा है, समूह के सुचारू संचालन के लिए। प्रभावी संप्रेषण प्रणालियों से बेहतर समन्वय स्थापित होता है, जो किसी भी समूह को प्रभावी संचालन के लिए प्रोत्साहित करता है। जिस तरीके से हम अच्छा संप्रेषण यानी कि अच्छे तरीके से हम किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो हमें ग्रुप में एक प्रभावी बनाता है, यानी कि हम किसी भी ग्रुप को प्रभावी संचालन के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। तो समूह के सुचारू संचालन के लिए भी कम्युनिकेशन बड़ा ही महत्व होता है। प्रेरणा और मनोबल के लिए संप्रेषण द्वारा एक संगठन में लोगों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्या किया जाना है, कितनी अच्छी तरह से वे कर रहे हैं और प्रदर्शन में सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, संप्रेषण में हमें मोटिवेशन
मिल रहा है। विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की गई प्रगति पर फीडबैक देना, वांछित व्यवहार के लिए अच्छा सुदृढ़ीकरण की दिशा, इन सब बातों के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। मनोबल को सामान्य तौर पर एक सामूहिक घटना माना जाता है और यह एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। सफल टीम का आधार उच्च मनोबल है, जो मूलतः प्रभावी संप्रेषण पर ही निर्भर करता है। जब हम किसी से संप्रेषण अच्छा करेंगे, यानी कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा किसी से, तो वो हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है। फिर है नियंत्रण। संप्रेषण औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यक्तिगत रूप में एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर व्यवहार नियंत्रण का कार्य करता है। फिर है सांस्कृतिक संवर्धन। संप्रेषण सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने एवं उन्हें सृजनात्मक संवर्धन के लिए भी अवसर प्रदान करता है। फिर है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता। संप्रेषण समाज के एकीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे लोगों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का विकास होता है। जब तक हम किसी से संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो हम समाज के एकीकरण के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम संप्रेषण के द्वारा एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का विकास करते हैं। तो ये इसके कार्य हैं। आगे बात करते हैं हम संप्रेषण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी कि संप्रेषण का नेचर कैसा होना चाहिए। संप्रेषण की प्रकृति यानी कि नेचर कैसा होता है, ये एक गतिशील प्रक्रिया होती है, डायनेमिक प्रोसेस। अब डायनेमिक प्रोसेस कैसे होता है, संप्रेषण को विचारों का आदान प्रदान माना गया है। संप्रेषण स्थिर नहीं होता, आपने देखा होगा संप्रेषण हमेशा चलता रहता है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। सूचना का आदान प्रदान एक सतत प्रक्रिया होती है, यानी कि ये चलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि संप्रेषण हम वार्तालाप हमेशा करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आज हो गया फिर नहीं होगा, तो ये स्थिर कार्य नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर बात करते हैं संप्रेषण कौशल की। संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स। संप्रेषण एक प्रकार से कौशल है जिसके मुख्य 4 अवयव यहाँ पर दिए गए हैं। लिसनिंग स्किल, ठीक है, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, तो ये सब क्या है, संप्रेषण के कौशल हैं। सामान्य रूप में हम लेखन कौशल और पठन कौशल पर अधिक बल देते हैं। आपने देखा होगा हम ज़्यादातर लिखने और पढ़ने में अधिक बल देते हैं, जबकि स्पीकिंग कौशल और सुनने की कौशल पर हम कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लिसनिंग जो होती है, लिसनिंग स्किल, उसमें हम बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम मान लो कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तो हमें क्या होगा, बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होगी, हमें बहुत ही उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम राइटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो उन पे इतनी धैर्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए हम जो लेखन कौशल है और पठन यानी स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल, इन पर अधिक बल देते हैं। फिर बात करते हैं हम सर्वव्यापक। निम्न स्तर के कार्मिक मध्य स्तर के लिए सूचना या जानकारी प्रदान करते हैं। मध्य स्तर के लिए प्रबंधक की सूचना का रूपांतरण या संक्षिप्तीकरण करने के बाद उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या है, ये सर्वव्यापक है। जिस तरीके से कोई उच्च अधिकारी होगा, वो कोई निर्णय लेगा, इसी प्रकार उच्च अधिकारी के अधिकारी मध्य स्तर के भी होंगे, फिर उन तक वो सूचना पहुंचेगी। अब उनसे निम्न स्तर के जो अधिकारी होंगे, उन तक ये सूचना पहुंचेगी। तो ये क्या है, ये एक सर्वव्यापक होती है, यानी कि ऊपर से नीचे तक ये चलती रहती है, सर्वव्यापक होती है। फिर बात करते हैं हम द्विमार्गीय संदेश वाहन यानी कि 2 वे। अब 2 वे में क्या होता है, सरल भाषा में प्रभावी संप्रेषण 2 तरफा रास्ता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मान लो हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, अब वो बाद में हमें जो फीडबैक देगा, तो ये क्या होगा, 2 वे होगा, यानी कि ये सफल माना जाता है। जब तक हमें कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, हम किसी से कोई मैसेज कर रहे हैं, जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, यानी सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए इसको 2 वे द्विमार्गीय संदेशवाहन भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया सदैव एक निश्चित संदर्भ और संबंधित पहलू की गठित होती है। कैसे होती है, संप्रेषण का अर्थ या संदेश हम इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। एक ही संदेश को अधिकृत रूप या विनम्रता से संप्रेषित किया जा सकता है। किस तरीके से, पहली बात तो संप्रेषण एक निश्चित संदर्भ और उसका कोई पहलू होता है, यानी कि घटित होता है। जब हम किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
हैं, तो ये इस बात पर निर्भर करता है। दूसरा, मतलब हम जो भी संदेश किसी को दे रहे हैं यानी मैसेज दे रहे हैं, तो हम उसमें किस तरीके की विनम्रता से हम उसको बात को कह रहे हैं, या फिर हम किस तरीके से उस बात को कह रहे हैं। उदाहरण के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, यदि हम किसी से एक गिलास पानी के लिए पूछा जाए, तो हम कह सकते हैं कृपया मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आइए, मुझे एक पानी का गिलास दीजिए, या क्या मुझे एक गिलास पानी का मिल सकता है। तो हम इन उदाहरणों की सहायता से इसको समझ सकते हैं। समरूपता और अनुरूपता। समरूपता अनुरूपता कैसे होती है? ये विशेषताओं में मतभेद भी माना जाता है। किस तरीके से? देखिए, ये दोनों एक अच्छे संप्रेषण के आदान प्रदान का अभिन्न अंग हो सकते हैं। समरूपता समानता को दर्शाती है और अनुपूरकता विशेषताओं को दर्शाती है। किस तरीके से? उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि दो छात्र हैं जो गणित में बहुत अच्छे हैं, उनके बीच अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, तो ये क्या है? ये समरूपता मानी जाती है। दूसरी ओर दो छात्र हैं, एक छात्र गणित में अच्छा है, दूसरा अंग्रेजी में कमजोर है, तो ये क्या माना जाएगा? ये भी एक दूसरे के बीच अच्छा प्रशंसनीय संप्रेषण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे की कमियों की पूर्ति कर सकते हैं, और वो एक दूसरे की कमियों को जानते हैं, उनकी पूर्ति कर सकते हैं। इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। फिर है संप्रेषण सदैव एक संदर्भ में होता है। किस तरीके से? हम बिना संदर्भ के शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता। संप्रेषण के संदर्भ में कुछ इसमें आयाम भी दिए हुए हैं। किस तरीके से संदर्भ में? जैसे कि भौतिक संदर्भ हो गया, ठीक है। भौतिक संदर्भ में कैसे? यह स्थान की भौतिक परिस्थितियों को संदर्भित करता है, यह उस जगह को दर्शाता है जहाँ पर संप्रेषण होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम मान लेते हैं कोई सम्मेलन है, या क्लास में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, या किसी सभा में हो रहा है, तो ये क्या है? ये संप्रेषण का एक संदर्भ होता है, जो कि भौतिक रूप से। सामाजिक संदर्भ में जैसे कि संदेश का अर्थ क्या लिया जाए, यह प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पारस्परिक संबंध में भूमिका पर निर्भर करता है। समाज के मानदंड और संस्कृति पर इसकी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तियों का समूह यदि विवाह समारोह में मिलता है, तो उनका संवाद क्या होगा? अनौपचारिक होगा। यदि कार्यालय किसी मीटिंग में मिलते हैं, तो उनका संवाद कैसा होगा? वो औपचारिक होगा। तो ये सामाजिक संदर्भ के अंतर्गत आते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक संदर्भ में। मनोवैज्ञानिक संदर्भ में कैसे होता है? यह औपचारिक, अनौपचारिक, मित्रता या अमित्रता आदि पर्यावरण संबंधी विशेषताओं पर संदर्भित करता है। यदि किसी दिन अध्यापक की मनोस्थिति यानी मूड उसका अच्छा नहीं है, तो इसका प्रभाव कुछ हद तक शिक्षा पर पड़ना स्वाभाविक होता है। तो ये क्या है? मनोवैज्ञानिक संदर्भ है। आगे बात करते हैं हम सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज। इसमें संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच अच्छा बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। क्यों मिलती है? जब हम किसी सामान्य लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? जो संदेश दे रहा है और जो संदेश प्राप्त कर रहा है, उनके बीच अच्छा मानसिक सामंजस्य स्थापित होगा, यानी कि उन्हें बेहतर समझ में आ रहा है उन्होंने जो बात कही है। तो ये सामान्य भाषा इसको कम्युनिकेशन को अच्छा बना सकती है। फिर बात करते हैं हम भाव प्रदर्शन। संप्रेषण को संकेतों के माध्यम से भी आयोजित किया जा सकता है। संप्रेषण को मौखिक, लिखित या शारीरिक संकेतों से भी संप्रेषण किया जा सकता है, यानी कि हम अपने भावों को प्रदर्शन करके भी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम संप्रेषण प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या। तो यदि हम संप्रेषण किसी सामग्री, लिखित या मौखिक संदेश का किया जाता है, तो हमें क्या होता है? किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम से किया जाता है। इस हेतु एक निश्चित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ये सभी मिलकर संप्रेषण प्रणाली को जन्म देते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं संचार के? एक होता है विषय सामग्री, जिसका संप्रेषण करना है, जैसे कि आदेश, निर्णय, सूचना, आंकड़े आदि। अब हमारे पास कोई विषय होना चाहिए, उसकी कोई मतलब विषय सामग्री होनी चाहिए कि हमें कम्युनिकेशन कैसा करना है, हमें किसी से बातचीत करनी है, कोई निर्णय लेना है, या हमारे पास कोई सूचना है, या हमारे पास कोई आंकड़े हैं। तो ये क्या है? विषय सामग्री हो गया। दूसरा है हम संचार की किस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी से संचार लिखकर कर रहे हैं, बोलकर कर रहे हैं, या फिर हम अपने हाव भाव या आचरण के द्वारा संचार कर रहे हैं। तो ये संचार की विधि हो गई। तीसरा तत्व कौन सा है? संचार की प्रक्रिया।
इस संदेश में सोर्स से लेकर संदेश पहुंचाने तक सभी अंग आते हैं, जैसे कि हमने कौन से सोर्स का प्रयोग किया है, हमें जो भी मैसेज देना है हम फ़ोन करके या चिट्ठी का हमने प्रयोग किया है या हमने मेल सेंड किया है। तो ये सोर्स से लेकर और जो भी इसमें संवाद आता है, जो कि संवाद कर रहा है या क्या माध्यम लिया गया है या जो प्राप्त कर रहा है प्राप्त करता है, तो वो सब इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात की हमने संप्रेषण प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन हमारा सिस्टम कैसा होता है। हमारे पास कोई सामग्री होनी चाहिए, विषय सामग्री। हम क्या किसी को कोई बात कह रहे हैं, उससे संबंधित हम आदेश दे रहे हैं किसी को, या हम कोई निर्णय किसी को बता रहे हैं, या हम अपनी कोई सूचना उसे दे रहे हैं। हमारे पास कोई विषय हमें हमारी बात कहने के लिए हमारे पास कोई विषय सामग्री होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास विधि होनी चाहिए कि हम जो अपना संप्रेषण कर रहे हैं यानी कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो किस विधि द्वारा या किस तरीके से हम कर रहे हैं। हम लिख कर रहे हैं या हम मेल कोई भेज रहे हैं या हम फ़ोन करके उनसे बात कर रहे हैं या हम अपने हाव भाव या आचरण के द्वारा उसको कर रहे हैं संप्रेषण को। दूसरा, प्रक्रिया आती है। प्रक्रिया में सारी चीज़ें आती हैं। कौन से हमने सोर्सेज का प्रयोग किया, मान लो हमने चिट्ठी का प्रयोग किया, न्यूज़पेपर का प्रयोग किया या जो भी फ़ोन का प्रयोग किया, तो ये संप्रेषण प्रक्रिया के सोर्सेज हैं। फिर इसमें सारी चीज़ें आती हैं। जो संवाद कर रहा है वो संवाददाता आता है, दूसरा प्राप्तकर्ता, इसी में सारी संप्रेषण प्रक्रिया आती है। आगे बात करते हैं हम संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला होता है, हम बात करते हैं इसमें, पहला संबंधों के आधार पर। तो संबंधों के आधार पर कैसा होता है, तो देखिए अव्यक्तित्व संप्रेषण, इम्प्रेशन कम्युनिकेशन, तो ये कैसा होता है। इसमें व्यक्ति खुद से ही बात करता है, यानी कि आत्मचर्चा, आत्मविचार, आत्ममंथन, इनके रूप में इसे जाना जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग स्वयं से ही बातें करते हैं कि क्या उन्हें मतलब करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, या खुद ही ध्यान लगाते हैं, चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या इष्ट देवता की पूजा करते हैं, प्रार्थना करना। तो ये क्या है, ये सब इंसान खुद से ही बात कर रहा है। तो ये सब क्या कहलाता है, अव्यक्तित्व इम्पर्सन कम्युनिकेशन कहलाता है। दूसरा है अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें होता है कि जो व्यक्ति है, यानी कि इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो भी विचार हैं, भावनाएं हैं या सूचनाएं हैं, उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है। यानी कि एक मान लो दो लोग हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो भी वार्तालाप हो रही है वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर है समूह, ग्रुप में कम्युनिकेशन। ग्रुप में कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों, कौशल, इनका आदान प्रदान वो करते हैं। समूह संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए समूह के बारे में जानना आवश्यक है। समूह संप्रेषण कितना बेहतर होता है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कितनी अधिक मिलेगी, यह समूह के प्रधान और उनके सदस्यों के परस्पर संबंधों पर निर्भर करता है। मान लीजिए हमने कोई ग्रुप बनाया है और हमें कोई टास्क दिया गया है, तो अगर यदि हमें वो अच्छा करना है तो ये किस पर निर्भर करेगा, जो उसका लीडर हमने चुना है उस पर, और जो भी उसमें टीम में जो भी सदस्य हैं उनके संबंधों पर निर्भर करता है। तो ये क्या कहलाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर है मास कम्युनिकेशन, जन संप्रेषण। जन संप्रेषण कैसे होता है, आज के टाइम में आधुनिक युग में ये काफ़ी प्रचलित शब्द है। इसका निर्माण दो शब्दों यानी कि जन संप्रेषण के योग से हुआ है। जन संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, विशाल जन समूह के साथ संप्रेषण करना। जैसे कि मान लीजिए इसमें संप्रेषण के लिए औपचारिक व्यवस्थित संगठन की आवश्यकता होती है। हम समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, इनके द्वारा अत्याधुनिक जन संप्रेषण कर सकते हैं। यानी कि कोई बात हमें लोगों तक पहुंचानी है तो हम क्या करेंगे, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट या समाचार पत्र, इनके माध्यमों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा मास कम्युनिकेशन कहलाता है। ये थे हमारे संबंधों के आधार पर।
आगे हम बात करते हैं चैनल के आधार पर संप्रेषण। चैनल के आधार पर कैसे होता है, ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला था हमारा संबंधों के आधार पर हमने किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा है चैनल के आधार पर। चैनल के आधार पर कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इसमें हम शाब्दिक संप्रेषण करते हैं, ठीक है। वर्बल, ओरल और नॉन वर्बल, इसमें 3 आते हैं। अब शाब्दिक संप्रेषण कैसा होता है, शाब्दिक संप्रेषण यानी वर्बल में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण में संदेश शाब्दिक रूप में प्रसारित किया जाता है। इस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह मौखिक और लिखित दोनों तरीके से हो सकती है। शाब्दिक संप्रेषण मौखिक और लिखित, यानी कि हम लिखकर और बोलकर इस संप्रेषण को कर सकते हैं। हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो क्या है, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। या हम लिखकर किसी को अपनी बात कह रहे हैं, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। आगे बात करते हैं मौखिक की। तो मौखिक कैसे होता है, इसमें मौखिक रूप में वाणी द्वारा विचारों को, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यानी हम बोलकर अपने विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं, हम डेली जैसे प्रत्यक्ष तरीके से किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, या हम भाषण दे रहे हैं, या हम परिचर्चा, सामूहिक चर्चा कर रहे हैं, या हम वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी को, या रेडियो पर हम बोल रहे हैं, या टीवी पर आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी आदेश के माध्यम होते हैं मौखिक, ओरल कम्युनिकेशन के। फिर है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण कैसा होता है, इसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं को बिना शब्दों के अभिव्यक्त करके करता है। कैसे करता है, हम किसी को अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आवाज़ का उतार चढ़ाव करना। जैसे कि हमें किसी से कोई बात कहनी है कि अच्छा क्यों नहीं, या क्यों नहीं, हम मतलब उतार चढ़ाव इसमें होता है। शारीरिक मुद्रा द्वारा हम किसी से अपनी बात कह सकते हैं। किसी के टच के द्वारा भी हमें पता चल जाता है कि वो इंसान क्या कहना चाह रहा है। संकेतों के माध्यम से भी, या वाणी के संकेतों के माध्यम से भी। तो इसके अलग अलग कई सारे रूप होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे कि शारीरिक मुद्रा हो गया, उदाहरण के लिए हाथ हिलाना, हाथों से संकेत करना, मुंह हिलाना, इधर उधर चलना, तो ये क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज है। दूसरा है हम वेशभूषा के आधार पर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वेशभूषा से सामने वाले की मनस्थिति का पता चलता है, उसकी संस्कृति कैसी है, या उसका व्यवहार कैसा है, या उसके विचार और पृष्ठभूमि कैसी है। तो हमें वेशभूषा के आधार पर ही पता चल जाता है। फिर बात करते हैं हम स्पर्श यानी टच से कैसे पता चलता है। जैसे स्नेह की दृष्टि से कोई गाल को थपथपाता है, दुख की घड़ी में किसके सिर पर, कंधे पर हाथ रखते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। या किसी की बाह पकड़ना, दोस्तों के साथ हाथ मिलाना इत्यादि, ये क्या है, ये अमौखिक संप्रेषण होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी भीड़ में किसी को स्पर्श करते हैं तो आपको आगे जाने के लिए वो जगह देता है। तो ये क्या है, ये टच यानी अशाब्दिक संप्रेषण या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं हम आगे उद्देश्य और शैली के आधार पर। उद्देश्य, शैली के आधार पर कम्युनिकेशन कैसा होता है, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण कैसा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अनौपचारिक संप्रेषण में हमें सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक औपचारिक होता है। औपचारिक में कुछ नियम और अधिनियम का पालन किया जाता है। इसमें संगठनात्मक संरचना होती है। इसमें हमें सही भाषा और सही उच्चारण की आवश्यकता होती है। औपचारिक संप्रेषण प्रक्रिया किसी संगठन के विभिन्न चरणों या स्तरों से गुजरती है। जैसे कि इसमें हमें स्मूथ कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए, कि हम जो अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो स्मूथ तरीके से होना चाहिए, और किस चैनल माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इसमें औपचारिक संप्रेषण में आते हैं। दूसरा, इसमें एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। परमानेंट इसमें रिकॉर्ड होते हैं। इसमें डिसिप्लिन होता है। संप्रेषण किसी भी संगठन के कर्मचारियों के मन में अनुशासन की भावना पैदा करता है, क्योंकि एक औपचारिक तरीके से हो रहा है। कोऑर्डिनेशन इसमें होना चाहिए।
ठीक है, क्रेडिबिलिटी इसमें होनी चाहिए। उद्देश्य, आदेश और निर्देश जैसे महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में औपचारिक संप्रेषण अधिक विश्वसनीय होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी की बात की जाए, वहाँ पर कोई बॉस है और वो अपने वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, जितने भी लोग वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उन लोगों के बीच कैसा संप्रेषण होगा? औपचारिक संप्रेषण होगा, क्योंकि ये इसमें क्या होगा? इसमें डिसिप्लिन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, क्रेडिबिलिटी होगी इसमें, और इसका एक स्मूथ फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का, यानी कि जो भी सूचना है वो मिलती रहे संगठन के सभी लोगों के लिए। तो ये औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक संप्रेषण कैसा होता है? जैसे कि हम दैनिक जीवन में किन लोगों से हम वार्तालाप कर रहे हैं, या हम किन बॉडी मूवमेंट्स का प्रयोग कर रहे हैं, अपने शरीर के हाव भावों का प्रयोग कर रहे हैं, या हम मित्रों और परिवार के बीच जो भी संप्रेषण होता है वो क्या कहलाता है? वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। कोई भी संस्थान या व्यक्ति समूह अनौपचारिक संप्रेषण के बिना संभव नहीं हो पाता। घर संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण प्रणाली के साथ हम औपचारिक संप्रेषण प्रणाली भी अपने आप ही सम्मिलित कर लेते हैं। हम लोगों से घर में जिस तरीके से बात करते हैं, ये संस्थान में या व्यक्ति समूह में, तो हमें अनौपचारिक संप्रेषण की भी आवश्यकता पड़ती है। हम अपने मित्रों से या परिवार के सदस्यों से किस तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें हम जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर्मल में कैसा था? फॉर्मल में हमें बहुत ही डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, क्रिएटिविटी उसमें देखनी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ों का उसमें होता है। एक स्मूथ कम्युनिकेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, क्रिएटिविटी होती है। लेकिन अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता है। अनौपचारिक कैसा है? हम जो भी घर में या मित्रों के साथ जिस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद दिशा के आधार पर इसमें आता है, पहला है लंबवत संप्रेषण, वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसा होता है? ये मूल रूप से औपचारिक संप्रेषण का ही रूप होता है। यह नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। जिस तरीके से उदाहरण के आधार पर हम समझते हैं, देखिए वर्टिकल हो गया, ठीक है। अब ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर किस तरीके से जाता है? मान लीजिए जैसे कि हम किसी स्कूल में हैं और वहाँ पर कोई प्रिंसिपल है। अब वो प्रिंसिपल शिक्षक को निर्देश देता है, ठीक है। प्रिंसिपल है ऊपर, ठीक है, उनके नीचे जो भी शिक्षक हैं उनको वो निर्देश देता है। अब शिक्षक बच्चों को निर्देश देते हैं। तो ये क्या है? ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला संप्रेषण, यानी कि वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। क्षैतिज संप्रेषण यानी हॉरिजॉन्टल, ये कैसा होता है? तो ये जब किसी संगठन के एक ही स्तर के लोग आपस में संप्रेषण करते हैं उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल संप्रेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही संप्रेषण आ जाते हैं। जैसे कि संप्रेषण समूह बनाने, टीम बिल्डिंग में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यदि किसी संगठन में विभिन्न व्यक्तियों या विभागों में परस्पर निर्भरता ज़्यादा हो तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल संप्रेषण अधिक देखा जाता है। तो ये बात हो गई हॉरिजॉन्टल की। फिर बात करते हैं हम डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कैसा होता है? इसमें ऑफिशियल हिरार्की के विपरीत विभिन्न स्तरों के अधिकारी और कार्मिक एक दूसरे से संपर्क करते हैं। यानी विभिन्न स्तर के जो अधिकारी हैं वो एम्प्लॉय जो वहाँ पर वर्कर्स हैं उनके साथ जो संवाद कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें विभिन्न विभागों में पृथक स्तरों के बीच होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के मुख्य जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे उनका रासायनिक विभाग के किसी शिक्षक से प्रत्यक्ष संप्रेषण स्थापित करना विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा। जैसे कि एक तो है भौतिकी के लेक्चरर, दूसरे हैं और केमिस्ट्री के, ठीक है। अब उनके बीच जो संप्रेषण हो रहा है वो क्या कहलाएगा? वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि इसमें समय की भी बचत होती है। तो ये हमारा कहलाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। आगे कुछ अन्य मौखिक संप्रेषण की हम बात करते हैं। ये गैर मौखिक संप्रेषण होते हैं। देखिए, एक है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स कैसा होता है? गैर मौखिक या गैर शाब्दिक संप्रेषण का एक रूप माना जाता है। जैसे कि काइनेसिक्स किसे कहते हैं? जब हम बॉडी लैंग्वेज
या किसी साइन लैंग्वेज संकेत के आधार पर, या हम किसी टच के माध्यम से, या हम किसी से आई कांटेक्ट करते हैं, तो ये सब क्या है, ये काइनेसिक्स के उदाहरण होते हैं। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है उसे काइनेसिक्स कहते हैं। दूसरा है मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन कैसा होता है, जब हमें कोई भी बात हो, अशाब्दिक संकेत जैसे बात कहने का लहजा हो गया, चेहरे की अभिव्यक्ति हो गई आदि को वांछित स्तर से अच्छे ढंग से भी पहुंचा सकते हैं और बुरे ढंग से भी पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, अब हम अपनी बात को किस तरीके से हम कह रहे हैं, उसका लहजा कैसा है। जैसे कि हम किसी से कोई बात कह रहे हैं, अच्छा ये बात है, या हम गुस्से में बोल रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे बात कहने का जो लहजा है वो, ये सब क्या कहलाता है, ये अशाब्दिक संकेत के अंतर्गत यानी मेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं हम पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक में क्या होता है, इसमें हम स्वर और शब्द कैसे कहे गए हैं इस बात का अध्ययन करते हैं। जब आप अपना मुंह बात करने के लिए खोलते हैं, आप स्वयं के बारे में कुछ कह जाते हैं जिनका अक्सर आपके कहे शब्दों से कुछ लेना देना नहीं होता, तो ये भी एक उदाहरण होता है, यानी कि हमारे जो टोन है और हमारे जो शब्द हैं वो कैसे कहे गए हैं, ये आता है पैरालिंग्विस्टिक के अंतर्गत। फिर आता है ओकुलिक्सिक्स। इसमें क्या होता है, जब हम अपने नेत्रों या पलकों के माध्यम का प्रयोग करते हैं, जब हम अपने पलकों को नीचे झुका लेते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हम मतलब किसी चीज़ के लिए हाँ कह रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये हम इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स। इसमें क्या होता है, स्थल का प्रयोग, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के निकट वाली कुर्सी पर बैठा हो तो इसका क्या अभिप्राय है, हमें इससे क्या समझना चाहिए, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स कैसा कम्युनिकेशन होता है, जब हम किसी को स्पर्श करके कोई बात कह रहे हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। फिर है ऑब्जेक्टिक्स। इसके अंदर क्या आता है, जब हम संप्रेषण में वस्तुओं आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी वस्तु की ओर हम इशारा करते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स कम्युनिकेशन कैसा होता है, जब हम समय का प्रयोग, किसी समय क्या बात कहनी है आदि का, जैसे कि यूरोपियन या जापानी लोग भारतीय लोगों की तुलना में बहुत ही समयबद्ध हैं, यह किसी भी प्रकार से संप्रेषण का ही भाग है। जैसे हम किस समय क्या बात कह रहे हैं, कोई भी बातचीत चल रही है, यदि हम उस टाइम कोई बात कह रहे हैं और फिर हम दूसरी बात को ले आए, तो ये सब क्या कहलाते हैं, क्रोनोमिक्स कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम ऑल्फैक्टिक्स। ऑल्फैक्टिक्स कैसे होते हैं, जब हम गंध या महक आदि का प्रयोग, यदि आप कोई इत्र खरीदना चाहते हैं, कोई परफ्यूम खरीदना चाहते हैं, तो उसकी सुगंध, जो भी उसकी खुशबू होती है, एक प्रकार से वो क्या है, वो भी कम्युनिकेशन का ही उदाहरण होता है। फिर बात करते हैं हम गस्टोरिक्स। गस्टोरिक्स कैसे होते हैं, स्वाद का प्रयोग इसमें होता है, यानी कि हम स्वाद के आधार पर कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये सब हमारे कम्युनिकेशन के टाइप और हमने इसके जो सिस्टम था और सारा हमने देखा आज इसमें, इसका अर्थ देखा। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिकेट से इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, टू मेक कॉमन। फिर हमने इसके उद्देश्य और कार्य देखे, कौन कौन से इसके उद्देश्य और कार्य हैं। फिर हमने इसकी प्रकृति देखी, यानी गतिशील प्रक्रिया होती है, डायनेमिक प्रोसेस होता है, इसमें आदान प्रदान हमेशा चलता रहता है, स्थिर नहीं होता। इसके कौशल देखे, सर्वव्यापक होता है, दिमागीय संदेश वाहन होता है। तो ये सब हमने इसके देखे। फिर देखा हमने इसका सिस्टम क्या है, हमारे पास विषय सामग्री होनी चाहिए, संचार हम किस विधि से कर रहे हैं, किस मेथड का हम प्रयोग कर रहे हैं, संचार की प्रक्रिया सारी इसमें बतानी है। तो ये सब इसके तत्व हो गए। संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं, संबंधों के आधार पर हम किस तरीके से संप्रेषण कर रहे हैं, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। तो ये तो हो गया संबंधों के आधार पर। दूसरा था चैनल के आधार पर, हम किस चैनल का प्रयोग कर रहे हैं या किस माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं, हम अपने शब्दों को बोलकर कह रहे हैं, लिखकर कह रहे हैं, या फिर नॉन वर्बल तरीके से, जैसे शारीरिक मुद्रा, टच, ये सब क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। फिर है उद्देश्य शैली के आधार पर हम किस तरीके से संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम औपचारिक संप्रेषण कर रहे हैं जिसमें हम डिसिप्लिन वगैरह का हम बहुत ध्यान रख रहे हैं। दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण, जिसमें डिसिप्लिन वगैरह कुछ नहीं होता, जैसे कि हम अपने मित्रों से उनसे बात कर रहे होते हैं डेली जब हम कम्युनिकेशन किसी से करते हैं, तो वो क्या अनौपचारिक कम्युनिकेशन कहलाता है। फिर हम दिशा के आधार पर हमने देखा लंबवत संप्रेषण,
ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, फिर डायगोनल कम्युनिकेशन। फिर हमने देखा कुछ उदाहरण गैर मौखिक संप्रेषण के, जो कि नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में, कम्युनिकेशन के में, हम विभिन्न मॉडल्स की बात करेंगे, जो भी संचार के आधार पर विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने मॉडल्स दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे।